नमस्कार, मैं आपका दोस्त सोम सहोता। आप देख रहे हैं A1 पंजाबी टीवी। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे शुगर की, डायबिटीज़ की। अगर दोस्तों चलती चलती ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ज़िंदगी चलती हुई एकदम रुक जाती है। अगर आज के दौर में हम बात करें, तरह तरह की बीमारियां हैं जो लोगों को लगी हुई हैं और बात इलाज की होती है और बहुत सा इलाज है जो अपने हाथ ही होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे लेकर जाना है। आज इसी विषय को लेकर, इसी सब्जेक्ट को लेकर मेरे साथ डॉक्टर राहुल मिश्रा जी, जिन्होंने BAMS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गया से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है और उसके बाद 15 साल का लंबा तजुर्बा है इनके पास लोगों की सेवा करने का। सो आज इसी डायबिटीज को लेकर, इसी शुगर को लेकर उनसे लंबी बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार। स्वागत है आपका स्टूडियो में सर। डॉक्टर मिश्रा, आप आयुर्वेदिक के साथ काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हैं, परिवार में से भी कुछ लोग हैं जो आयुर्वेदिक के साथ जुड़े हुए हैं, तो बताइए ये मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें शुगर की, अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो ये है क्या है, ये कौन सी बीमारी है जिससे लोग आज बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं? बहुत अच्छा। प्रकृष्टम मेहति यस्मिन रोगे सप्रमेह। इसमें रोगी बहुत अधिक मात्रा में और बार बार फ्रीक्वेंटली है ना मूत्र का त्याग करता है। और इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि ये कफ की वृद्धि के कारण हुई बीमारी, जो व्यक्ति खान पान में गरिष्ठ भोजन माने भारी भोजन, पकौड़े, परोठे, समोसे, खीर, मालपुए, ऐसी भारी चीज़ों का जो सेवन करता है और सेवन करने के बाद कफ की वृद्धि होती है और कफ प्रकोपित होके ये मूत्र में सातों धातुओं का निष्कासन धीरे धीरे करने लग जाता है, जिसमें ओज का भी क्षय होता है। इसको ओजो में भी बोलते हैं। अब मिठास रस मूत्र में जाने के कारण इसका एक और श्लोक है जिसमें लिखा गया है कि मूत्रे अभिधावंती षटपद पिपलिकाश्च, माने मूत्र में मीठा पदार्थ जो आया हुआ है उसको खाने के लिए 6 पैर वाली जो कीड़ियां हैं, चींटियां हैं, मक्खियां हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं और वो उस पे झुकती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। अगर मान लो किसी रोगी के पेशाब में चींटियां लग रही हैं तो उसको सावधान होना चाहिए और सावधान होकर किसी चिकित्सक से, किसी अच्छे वैद्य से या किसी अच्छे डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। तो ये सातों धातुओं का क्षय कफ वृद्धि के कारण होता है, इसी को हम प्रमेह बोलते हैं। अच्छा, इसके कारण क्या, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं सर? जैसे कि आपने बताया कि अगर वो चींटियां आ जाए तो ये भी एक कारण है, पता चल जाता है कि इस आदमी को बीमारी है, शुगर की बीमारी है। इसके अलावा और भी कोई कारण है? जी जी, बहुत अच्छा ये प्रश्न। आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदक अनुप्रसह पयांसी नवान्न पान्नम गुड़ वैकृतम प्रमेय हेतु कफकृच सर्वम। इसका मतलब है जो व्यक्ति आराम से सुखपूर्वक मुलायम गद्दों पे रहना पसंद करता है, कार्य क्षमता उसकी 0 रहती है, आलस्य का जीवन बिताता है और सुखपूर्वक सोता रहता है, ज़्यादातर दूसरों से ही अपना काम करवाता है, ऐसा व्यक्ति, और जो ज़्यादा दही का सेवन करता है, और तीसरे नंबर पे गांव में पाए जाने वाले जो जानवर हैं जैसे भेड़, बकरी, मछली आदि का सेवन जो अधिक मात्रा में करता है, नया अन्न जो तुरंत का खेतों में से निकला हुआ अन्न है उसका सेवन, उसका रोटी या उसका चावल खाना, और गुड़ के जितने भी विकार हैं जैसे मालपुए हैं, खीर है, रसगुल्ले हैं, और जितने भी विकार हैं, जलेबियां हैं, ये सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों का सेवन अधिक मात्रा में करने से अधिकांशतः रोगी को मधुमेह या प्रमेह हो जाता है। मिश्रा जी, अगर शुगर की बीमारी है तो उसको पेशाब भी बार बार आएगा। जब पेशाब बार बार उस व्यक्ति को आएगा तो क्या वो उसका मुंह जो है वो सूखेगा या मतलब हाँ, इसके और ये तो मैंने कारण बताए हैं। लक्षणों में
डायबिटीज़ के या प्रमेह के जो लक्षण आते हैं उसमें मुंह का सूखना, प्यास लगना, बार बार मूत्र का त्याग होना, कब्ज हो जाना, और इसके अलावा कमजोरी फील होना, कमर में दर्द होना, बालों का जटा बन जाना, पैरों की एड़ियों में तरेड़े पड़ जाना, फट जाना पैरों का, और ओज की क्षय की वजह से शरीर का सूखना। पहले तो वो भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है, लेकिन बाद में धातु क्षय होने से उसका शरीर धीरे 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 सूखने लग जाता है, तो वो कमजोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको ध्यान देना चाहिए। शुगर की बीमारी से हम बच कैसे सकते हैं? क्या क्या करना चाहिए? कारण में ही इसका इलाज है। जैसे मैंने कारण बताए सारे, कि जो व्यक्ति सुखपूर्वक सोता है, आराम करता है, काम नहीं करता है, तो डॉक्टर को, एक चिकित्सक को चाहिए कि उसको ये निर्देश दे कि हल्की कसरत, हल्की सैर और अपने जो खुद के सारे कार्य हैं वो खुद करे, जिससे कि कफ की वृद्धि ना हो पाए। दूसरे नंबर पे जो वो दही खा रहा है, गरिष्ठ भोजन कर रहा है, मिठाइयों का सेवन कर रहा है, और इसमें गलत खाना, दो कारण ही हैं इसमें मेन। देखिए, गलत हैबिट्स, रॉन्ग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स मेनली। दूसरा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये दो भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम अच्छी से समझ सकते हैं जी। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में ये हो गया कि कोई नियम का पालन नहीं है, जब मर्जी वो भूख लगे खा ले रहा है, जब मर्जी वो सो जा रहा है, रात में 12-12, 1-1 बजे तक है ना चलचित्र देखता है, मोबाइल पे रहता है, स्ट्रेसफुल जीवन जीता है। ये तो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। और ईटिंग हैबिट्स में है गलत खान पान, जैसे मांस का ज़्यादा सेवन करना, मांसेन मांसम वृद्धि कारणम, माने मांस से ही मांस की वृद्धि हो जाती है, और मांस की वृद्धि होते कफ की प्रकोप होता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। वो ईटिंग हैबिट्स को प्रॉपर टाइम पे खाए, खाने के बाद प्रॉपर 45 मिनट, दोपहर के भोजन के बाद 45 मिनट बांग भांग में, माने लेफ्ट हैंड साइड पे आराम करे। और इसके अलावा ये ईटिंग हैबिट्स को सुधारते हुए चिकित्सा पे भी उसको फोकस करना चाहिए, जिससे कि उसके दोष, जो कफ की वृद्धि हुई है, उसका शमन हो और वो अपनी नॉर्मल लाइफ, अपने नॉर्मल रूटीन में आ सके। शुगर के ज़रिए क्या और भी शरीर को मतलब बीमारी लग जाती है? मतलब शुगर जैसे बहुत बार सुना है कि अगर ये शुगर है आपको तो ये बीमारियां आपको लग सकती हैं, कुछ ऐसा भी है? ऐसा भी है, ऐसा ही होता है जनरल जी। शुगर में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि चीनी जो लॉस हो रही है, या 7 धातु हैं अपने, रसा, श्रृंग, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी इति 7 धातुआ। माने आहार रस के बाद रक्त, रक्त के बाद मांस बनता है, मांस के बाद मेद, फैट, मेद के बाद अस्थि माने बोन, बोन के बाद बोन में एक पाई जाने वाली पदार्थ होती है जिसको बोन मैरो कहते हैं। मीट खाने वाले जनरली लोगों को ये पता होगा, वो खाते होंगे तो वो एक पदार्थ निकलता है। और बोन मैरो के बाद एक 7वीं धातु बनती है जिसको बोलते हैं शुक्र। अब शुक्र का रक्षण करने वाले व्यक्ति को ओज का भी निर्माण होता है। ये अष्टम धातु है, ये किसी किसी में बनती है। और ये जो शुगर है उसमें अष्टम धातु का ही लॉस होने लग जाता है, जिससे ये हृदयस्थ होता है। हृदयस्थ माने हार्ट के पास होता है। जो ये ओज है वो हृदय में अर्ध अंजलि प्रमाण, आधा अंगुल, एक अंजलि हो गई मैंने ऐसे, और अर्धांजलि हो गई ऐसे। हाँ। तो ये अर्धांजलि प्रमाण में ओज, अपर ओज 2 तरह का होता है, पर ओज एंड अपर ओज। तो अपर ओज हृदयस्थ रहता है। अब इसी का क्षय होता है तो हृदयगत बीमारियां पहले लग जाती हैं। और ये हृदयगत बीमारियां ही लगने से ब्लड प्रेशर की दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन, ब्लॉकेजेस, जो कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस इससे रिलेटेड मिलते हैं, ब्लॉकेज के। तो ये डायबिटीज़ का ही एक रूप कन्वर्ट होके ये इसमें बदल जाता है। और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होने से आर्टरीज़ का नैरोइंग होना और ब्लड प्रेशर बढ़ना, और
कॉर्नरी आर्टरीज की ब्लॉकेज हो से हार्ट अटैक का होना, ये भी बहुत मेन कारण है। शुगर के जरिए हम लोग इतने ज्यादा बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। और ये शुगर रक्त में वात से प्रकोपित होकर रक्त में मिलती है, ब्लड में जाती है, और ब्लड पूरे संपूर्ण शरीर में अपना विचरण करता है, और ये जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ शुगर के इफेक्ट को छोड़ता चला जाता है। किडनी में जाता है, हार्ट में जाता है, ज्वाइंट्स में जाता है, उसके बाद जितने भी ऑर्गन्स हैं, आँखों में जाता है, आँखों का भी शुगर से ही रिलेटेड, आँखों की रोशनी कम होने लग जाती है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और शुगर को कंट्रोल कर लेने से, इसके डाइट पे मैनेजमेंट करने से हम हृदय से भी बच सकते हैं और बाकी बीमारियों से भी काफ़ी हद तक बच सकते हैं। मिश्रा जी, अगर हम मतलब इसकी बात करें तो आयुर्वेदिक मेडिसिन से इसका कैसे इलाज है? कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसके मतलब ज़रिए हम इसका इलाज कर सकते हैं और उस बीमारी से निजात पा सकते हैं? चिकित्सा का एक सूत्र है जिसमें सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य च प्रवृत्ति रुभस्यतु। मोटे तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे कफ है, कफ ठंडा होता है, कफ में डलनेस होती है, कफ भारी होता है, उसी सेम प्रॉपर्टी का एक तरफ हम कटोरे में दही रख लेते हैं। दही भी ठंडा होता है, दही भी भारी होता है, दही भी स्निग्ध होता है, चिकना होता है। बिल्कुल। अब ये कफ और ये दही हम ऐड कर देते हैं, माने ऐसे रोगी को हम खिला देते हैं, तो ये क्या है, कफ बढ़ जाता है, ये कफ की वृद्धि हो जाती है जी। अब हमको क्या करना है, कफ का प्रकोप हुआ है शुगर में, कफ के ही कारण से है ना 10 कफज व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो इस कफ के वृद्धि के जितने भी डाइट्स हैं उस पे मैनेज करना चाहिए। और ये कफ को शमन करने वाली जितनी भी औषधियाँ हैं, इसमें सबसे उत्तम और सबसे टॉप पे हरिद्रा, और चरक संहिता के सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में ये वर्णन है कि हरिद्रा प्रमेय हराणाम, प्रमेय शुगर डायबिटीज़ को हरण करने के लिए टॉप मोस्ट मेडिसिन है। हल्दी का सेवन जो करेगा वो हल्दी हरिद्रा मीन्स हल्दी, नॉर्मल जो हल्दी हम घरों में सब्जियों में डालते हैं वो हल्दी का सेवन। पर हल्दी की कैटेगरी अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, उसमें मिलावट होने पे रोगी को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। अडल्ट्रेशन आजकल बहुत मार्केट में है, तो अडल्ट्रेशन से बचना है और प्योर हल्दी लेके उसका सेवन करना है, उससे बहुत हद तक डायबिटीज़ पे कंट्रोल। और दूसरे नंबर पे गिलोय, जिसको अमृता बोलते हैं, जी जी, अमृता का भी चरक के 25वें अध्याय में ही इसका वर्णन है। अमृता संग्राहक वाथर दीपनीय श्लेष्म शोणित विबंध प्रश्नाना। अब देखिए इसमें मैं हृदयगत बीमारियां भी सारी आ जाएंगी, और इसी में ये मधुमेह भी, प्रमेय भी आ जाएगा। ये कटु रस प्रधान होता है। डायबिटीज़ क्या है, मीठे के कारण हुई है, और मीठे के ऑपोजिट तरफ हम देंगे तो डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। तो हम कटु रस प्रधान गिलोय दे रहे हैं, कटु रस प्रधान हल्दी दे रहे हैं जी। तो इन दोनों को देने से उसकी शुगर कम होगी, लेस होगी। और जो अमृता है वो नाम ही से है अमृता, जो ना मरे, माने ये प्लांट ऐसा है जो कभी नहीं मरता है। इसको काट दो, काट के आप टेबल पे रख दो, इसका तना जो सूख जाएगा एकदम, सूखने के बाद इसको मिट्टी में फिर लगा दो, ये फिर पुनः ग्रो हो जाए। अरे ये कभी और इसकी एक रेफरेंस बुक है राजनिघंटु, उसमें इसकी एक कथा का वर्णन है। वो कथा नहीं है, एक्चुअली में फैक्ट है, वो रेफरेंस बुक है, इसीलिए मैंने नाम भी बताया। रामचंद्र जी और रावण के विरुद्ध में युद्ध हुआ। रावण ने रामचंद्र जी की सेना के वानरों को मारा। उन वानरों को पुनर्जीवन देने के लिए इंद्र ने अमृत की वर्षा की, और वो अमृत कुछ वानरों ने पिया, कुछ छलक के पृथ्वी पे गिरा, और जहां जहां ये पृथ्वी पे गिरा वहां वहां ये गिलोय बना। तो गिलोय इसीलिए भी नहीं मरता है कि ये अमृता है, अमृत है,
और जिसमें जो प्रॉपर्टी होगी, मान लो आपके पास बहुत पैसा है और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, तो उसका क्या यूटिलाइज है? आप आश्रम खुलवाओगे, दान दोगे, मंदिरों में दोगे, एजुकेशन दोगे, तो उसका फ़ायदा यही है कि आप वितरित करोगे। अब अमृता में अमृतत्व है, वो कभी मरता नहीं है, तो जो उसका उपयोग करता है वो भी अमृतत्व पाता है, लॉन्गिविटी पाता है, उसका जीवन बड़ा हो जाता है, वो जीवन दीर्घजीवी जीता है। और डायबिटीज़ क्या, ये जो अमृता है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के साथ साथ जो मैंने अभी बताया कि हृदयगत रोग हो जाते हैं इसके कारण, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन, जो भी वो भी कफ का ही हेतु है, उसमें अवलंबक कफ है ना कारण हो जाता है। बहुत डिटेल है, ये इतना डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। तो ये जो कैपिलरीज में कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन हो गई है, तो इसमें जो अमृता का मैंने गुण बताया है कि श्लेष्म, शोणित, विबंध, प्रशमना नाम। श्लेष्म बोलते हैं चिकनाई जी, शोणित बोलते हैं ब्लड, और प्रशमना नाम माने हरण करना, ख़त्म करना, डिज़ोल्व करना धीरे धीरे। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन है वो श्लेष्म में है, स्निग्ध है, उसका शमन करना। और शोणित माने ब्लड का कोई क्लॉट, रक्त का कोई क्लॉट उस ल्यूमन में आके फंस ना जाए, उसका शमन करना। तो वो एक तो वो दीवारों पे लगी हुई जो चिकनाई है वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होती है। बिल्कुल। अगर मान लो अगर हम भेदक द्रव्य देते हैं ना, भेदक द्रव्य का ये है कि जो चिकनाई दीवार के साथ लगी हुई है वो उखड़ जाती है, उखड़ के आगे कोई छोटा ल्यूमन में आके फंस जाए तो हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारा काम है कि वो चिकनाई कैपिलरीज के साथ जुड़ी रहे और जो ऊपर की लेयर्स हैं वो धीरे धीरे शमन करे। पहले एक लेयर ख़त्म करे, फिर दूसरी लेयर ख़त्म करे, फिर तीसरी लेयर ख़त्म, फिर नॉर्मल आ जाए। तो ये सबसे बड़ा गुण है अमृता का, और वो धीरे धीरे संशमन करती है, धीरे धीरे लेयर्स को ख़त्म करती है। भेदक वाला गुण नहीं है इसमें कि उखाड़ देती है, उखाड़ेगी तो हार्ट अटैक पड़ेगा। हार्ट अटैक पड़ा तो आपका कुछ हृदय का पार्ट डैमेज हो जाए, उसकी लेयर खत्म करेगा। हाँ, तो धीरे धीरे खत्म करने के कारण इसका, और हृदयगत रोगों में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों, ये आज हमारे साथ डॉक्टर राहुल मिश्रा जी जुड़े थे और जो बता रहे थे कि शुगर की बीमारी के कॉजेज़ क्या हैं और क्या है शुगर की बीमारी, और अगर जिस व्यक्ति को, जिस आदमी को इस बीमारी से मतलब छुटकारा कह सकते हैं पाना है, तो उसको किसी न किसी तरह जो डॉक्टर साहब ने हमें मतलब बताए हैं, तरीके बताए हैं, उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तभी हम यानी कि इस बीमारी से दूर जा सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के कारण और भी बहुत सारी बीमारी है जो हमारे शरीर को लग जाती है। ये अब आपके हाथ में है दोस्तों, क्योंकि हमारा काम है ऐसे अच्छे अच्छे डॉक्टरों को आपको रूबरू करवाना और बीमारी के बारे में बताना और उसके लक्षण, उसके कारण और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सके उसके बारे में बताना। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आज आप स्टूडियो में आए हैं और हमारे साथ बातचीत की। अगर आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति को अपने दो ईटिंग हैबिट्स, नंबर 1, और दूसरा अपने लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर हैं लोगों में, ये दोनों का सुधार करें। ईटिंग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में प्रॉपर कसरत करें, समय पे उठें, समय पे खाएं, समय पे सारी दिनचर्या अपनी बिताएं, और ईटिंग हैबिट्स में वही खाएं जो आसानी से पच जाए और शरीर के लिए सारी धातुओं का निर्माण प्रॉपर तरीके से हो। सो दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर देनी, और प्रोग्राम के अंत में आप जुड़े रहें A1 पंजाबी टीवी के साथ। मुझे अपने दोस्त सोम सहोता और हमारे रेस्पेक्टेड गेस्ट डॉक्टर राहुल मिश्रा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।